हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखो, आज हम एटम शुरू करेंगे, ठीक है? एटम का एक चैप्टर करा। एटम मैंने शुरू करा दिया था, रदरफोर्ड मॉडल। नो मैम। एटम्स रह गया ना तुम्हारा? कल आएगा, बट तुम ड्यूअल नेचर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? स्क्रीन शेयर है, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है भाई? अच्छा, नो ठीक है, मैम। एक सेकंड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स निकले, अभी आ रही है ना? यस। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ जाएगी, है ना? तो हमने क्या किया है, एक लीड बॉक्स को क्यों लगाया है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हर डायरेक्शन में निकलेंगे। उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या लगाया है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हमने ये लीड बॉक्स लगाया है। तो इस लीड बॉक्स से क्या होगा, उन पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, जहां पे तुम्हारा कहां पर जाना है उन पार्टिकल्स को,
उन्हें जाना है इस गोल्ड की फॉइल के पास, जो येलो येलो तुम्हें दिख रही है। तो यानी हमने एक फॉइल ली गोल्ड की, इस फॉइल की जो थिकनेस है वो बहुत स्मॉल ली गई। इसका मतलब एक फॉइल ऐसी बनाई गई जिसमें सिर्फ बहुत नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे बहुत कम होंगे, मतलब एक पतली सी शीट ली गई है। सपोज एक एक एटम ही लगे होंगे, इस तरीके की एक शीट ली गई जितनी पतली हो सकती है, इसीलिए इसका नाम है फॉइल। बहुत थिकनेस वेरी कम, 10⁻⁻6 -7 इतना ही पतली जाके एक शीट ली गई, ठीक है। उस शीट पर जाके ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उस शीट पर जाके टकराएंगे, ठीक है, उस शीट पे जाके टकराएंगे। पीछे जो एक सर्कल दिख रहा है वो क्या है, एक डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन आ तो सीधे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ तो सीधे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मान लो अगर स्कैटर हो जाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टकराने के बाद, तो जिस स्क्रीन पर वो टकराएंगे हम ये देख लें कि कितने एंगल से वो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ है। ठीक है, पीछे एक स्क्रीन लगाई गई है, जहां पर तुम्हारा अल्फा पार्टिकल जाके टकराएगा वहां पर एक क्या पैदा होगी, एक लाइट पैदा होगी, यानी जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट होगा, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल कहाँ जाके टकराया है। ठीक है, आफ्टर गोल्ड फॉइल, भाई गोल्ड फॉइल से टकराया, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद तुम्हारे अल्फा पार्टिकल के साथ क्या हुआ उसे देखने के लिए पीछे एक शीट लगा दी कि अल्फा पार्टिकल किधर किधर जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, उसके लिए स्क्रीन लगा दी। इतना समझ में हुआ, आया। अब देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो अल्फा पार्टिकल्स देखो क्या होंगे, ये गोल्ड फॉइल जो है मोस्टली ऐसे समझो सिंगल एटम को एक शीट नुमा बना दिया हो। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या देखा गया बेटा, ये देखा गया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे, देखो अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम एटम, जो हमने सोर्स लिया है रेडियो एक्टिव का वो Bi लिया है, बिस्मिथ बोलेंगे शायद। जो गोल्ड फॉइल की थिकनेस है वो 10⁻⁻7 में ली गई है, यानी बहुत पतली शीट होगी, समझ में आ रही है, बहुत स्मॉल। अब देखो ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिली, पहली ऑब्जर्वेशन पढ़ो क्या कह रही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। बात समझ में आई कि मेरी जो गोल्ड फॉइल थी उस पे अल्फा पार्टिकल आके टकराए, वो अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, देखो मान लो ये हमारी गोल्ड की फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं भाई, ये अल्फा पार्टिकल बेटा जैसे आए ना वैसे ही शीट से बाहर निकल गए, जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे बाहर निकल गए। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनडेविएटेड, मतलब जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे बाहर निकल गए। तो ये कितने परसेंट थे, 99%। बात समझ में आई, Yes, मतलब 99% पार्टिकल्स जैसे आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में बाहर निकल गए। सेकंड देखो, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्शन शो करेंगे, देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब समझो कि मतलब वो आ तो ऐसे रहा है, बात सुनो, आ तो ऐसे सीधा रहा है लेकिन चला कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यानी ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एंगल थीटा डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। भाई वो आ तो ऐसे रहा था हॉरिजॉन्टल, बट वो अपने एक्चुअल पाथ से कुछ एंगल शिफ्ट कर गया, इसी को क्या बोला है, डिफ्लेक्शन। तो यानी बहुत 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 कम पार्टिकल्स ऐसे थे अल्फा पार्टिकल्स जो अपने एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल डायरेक्शन से कुछ थोड़ा बहुत का डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे ये वाला देखो, थर्ड वाला है ना, ये एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ, जैसे ये वाला कुछ एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ। तो बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन देखने को मिली, मान लो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, बस इतना थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन देखने को मिला। थर्ड वाला पढ़ो क्या कह रहा है, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब भाई बहुत कम परसेंटेज ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अपने पाथ को बेटा क्या करेंगे, रिट्रेस कर लेंगे। रिट्रेस का मतलब ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, रिट्रेस का मतलब है कि तुम्हारा कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, बात समझ में आई, ऐसे आ रहा है, वो कुछ दूर जाके वापस इसी पे क्या आ जाएगा, ऐसे वापस।
मतलब जैसे जिस लाइन पे गया है, जिस पाथ से गया है, उसी पाथ से वापस आ गया। बात समझ में आई? ये 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। पहला, मोस्टली सीधे चले गए। दूसरा, कुछ थोड़े बहुत कुछ एंगल पे गए, मान लो थीटा जब बहुत छोटा था। थर्ड क्या कह रहा है, कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे। बात समझ में आई? रिट्रेस करने का क्या मतलब है, यहां पर कितना डिफ्लेक्शन होगा रिट्रेसिंग में, यहाँ कितना एंगल होगा 180 डिग्री का। भाई 180 डिग्री का ही तो शिफ्ट हुआ है, अपने पाथ को उसने बिल्कुल क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। तो 180 डिग्री का शिफ्ट आया कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन थे। अब इनसे निकाला जाता है कंक्लूजन कि भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये रिजल्ट आया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकालें कि एटम का कैसा स्ट्रक्चर है। बताओ क्या स्ट्रक्चर, क्या पता लगा इस चीज से, तुम्हें क्या पता लगाओगे, कैसे पता लगा कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे पता लगाओगे? सारे पार्टिकल्स मोस्टली अनडेविएटेड चले गए। इसका मतलब कोई पार्टिकल सीधा का सीधा जा रहा है, मतलब वो किसी से टकराया नहीं। बात समझ में आ रही है? उन अल्फा पार्टिकल्स को कोई रोकने वाला पार्टिकल नहीं था। बात समझ आई? नहीं है। तो इसका मतलब एटम का मोस्टली स्पेस कैसा है, खाली है ना, एम्प्टी स्पेस है। इसका मतलब एटम का बहुत सारा हिस्सा तो खाली है, तभी तो सारे पार्टिकल्स टकराने के बाद कैसे चले गए, सीधे चले गए, है ना। अब फिर क्या पता चला कि कुछ पार्टिकल्स तो अपना पाथ वापस लेके आ गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स छोटा सा एंगल कवर करके डिफ्लेक्ट होके बाहर चले गए। अब एक बात बताओ, डिफ्लेक्शन या अपने पाथ को रिट्रेस अल्फा पार्टिकल कब करेगा, जब वो कैसे पार्टिकल से टकराएगा, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ में आई? भाई अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। हाँ जी, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल अपना पाथ तभी रिट्रेस करेगा तब बहुत हैवी चार्ज पार्टिकल होगा, जो कि खुद पॉजिटिव चार्ज का होगा, और वो उससे रिपल्शन करके वापस आ जाएगा। यही होगा कि वहां से जो फोर्स आ रहा है उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, वो इतना ज्यादा है कि अल्फा पार्टिकल रिपेल होके वापस आएगा। उसको बोला गया न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस था, जिसका स्ट्रक्चर पता नहीं था कि न्यूक्लियस कहाँ है, तो उससे पता चला कि न्यूक्लियस एक बहुत डेंसर पार्टिकल है ना, एक बहुत डेंसर पार्टिकल है, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, किसी छोटे से हिस्से में बैठा हुआ है। और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उससे अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया है, अपने पाथ को रिट्रेस किया है। तो ये वाली कुछ डिस्कवरीज हैं जो कि एटम को स्ट्रक्चर को बताती हैं, है ना, कि कैसा स्पेस है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है एटम में, जो कि बहुत छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाइड है, और उसी पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला है, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स होते हैं। बात समझ आई? तीसरा क्या कह रहा है, देखो, सारा का सारा मास, ऑलमोस्ट होल मास। भाई इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का मास होता है, फिर प्रोटॉन का, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम सेम होते हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा हैवी है ना। जैसे समझ लो बीच में सन, और सन के आसपास हमारे अर्थ जैसे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, तो अर्थ के सन के कंपैरिजन में अर्थ का जैसे कोई मास नहीं है, सिमिलरली न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत कम है। तो क्या बोला गया कि सारा का सारा मास उस एटम का कहाँ कंसेंट्रेटेड है, उस छोटे से स्पेस में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस का साइज कितना बताया गया, इतना 10⁻⁻15 से -14 मीटर। बात समझ आ गई? और यही तुम अब तक पढ़ते आए हो कि एटम होता क्या है, यही एटम होता है। यही किसने बताया, रदरफोर्ड ने यहाँ पर ये चीज बता दी। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। रदरफोर्ड ने ये चीज बोली। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस दिखाई दी। क्या लिमिटेशंस दिखाई दी? वो क्या प्रूफ नहीं कर पाए? इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर पाए। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कैसे? देखो बेटा, अगर कोई भी चार्ज एक्सिलरेट करता है, चार्ज अगर एक्सिलरेट करता है तो क्या बनती है? बताओ। हमने ईएमएफ पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या बनेगा? चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? यस अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो कौन सा फील्ड बनता है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अगर हम चार्ज को एक्सिलरेट करा दें तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक ईएम वेव्स बनती है ना, वेव्स बन जाती हैं, रेडिएशंस रिलीज होती है। मतलब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल क्या करने लगता है? रेडिएट करने लगता है ना, रेडिएशंस रिलीज करता है। तो चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल है। अब वो चार्ज पार्टिकल चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब सॉरी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब भाई एक्सिलरेशन भी है। तो यानी तुम्हारे अगर चार्ज पार्टिकल के पास एक्सिलरेशन है तो ऐसे तो होगा कि मतलब यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लॉस करेगा क्योंकि वो रेडिएट कर रहा है अपनी एनर्जी। तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इतने पास होगा कि न्यूक्लियस का फोर्स, जो कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आ जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। भाई यही तो होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में आके न्यूक्लियस में आके गिर गए तो एटम तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियस ही बचेगा। भाई अगर सिर्फ एक न्यूक्लियस है, आसपास के एटम, आसपास के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो एटम तो स्ट्रक्चर खत्म, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गई। तो ये इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर क्यों नहीं जाता, ये डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट्स हैं जिसमें ट्रेवल करेगा, क्या सारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाएगा, ये कुछ नहीं बता पाए। तीसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाए, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं। पहले दो तो समझ में आ गए होंगे। इनको बताने वाले आए कौन? बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। यस मैम। अब देखो यहाँ पर एक दो टर्म आती हैं, जैसे यहाँ पर आया इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बताएगा? अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मतलब एंगल, कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट करेगा, कितने एंगल से स्कैटर करेगा, ये बताएगा। अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ध्यान से सुनो। इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है ना, उस अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बताता है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझते हो? ट्रेजेक्ट्री मतलब, ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं पाथ, कि वो किस एंगल से डेविएट हो जाएगा, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे बताएगा इम्पैक्ट पैरामीटर? क्या होता है पहले ये समझो। मानो तुम्हारे पास ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है भाई? न्यूक्लियस है। बात समझ में आई? गॉट इट? मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? अल्फा पार्टिकल आ रहा है। समझ में आई? ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जरा इसको आगे तक थोड़ा सा मैं ऐसे 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 बना देती हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल का। ये तुम्हारा न्यूक्लियस का सेंटर है, तो इस न्यूक्लियस के सेंटर को भी थोड़ा आगे बना दो ऐसे। अगर मैं न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर से तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यानी अल्फा पार्टिकल इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी और न्यूक्लियस के सेंटर को ऐसे कनेक्ट करूं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलरली जुड़े।
पर देखो अब जैसे वेलोसिटी आगे है और ये न्यूक्लियस का सेंटर भी तो इसी लाइन से पास हो रहा है ना, तो अगर मैं इनको यहाँ कनेक्ट करूं तो ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो यानी ये जो डिस्टेंस आया ये 90 डिग्री का आया ना एंगल जो बनाएगा। तो देखो यहाँ पे यही लिख रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से इस अल्फा पार्टिकल पे क्या बना दो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। तो इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। बात समझ में आई? और इसे किससे डिनोट करते हैं, बी से। पता चला किस किस के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन और सेंटर का न्यूक्लियस, बस एक लाइन खींच दो। वो लाइन कैसी होनी चाहिए, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बात समझ आ गई? यस मैम। जैसे ये न्यूक्लियस है, अब भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन, अब ये तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे मूव कर रही है, ये न्यूक्लियस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी बी, है ना। इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोल देंगे। बात आ गई समझ में अब क्या कह रही हूँ। तो बस न्यूक्लियस का सेंटर और वेलोसिटी की डायरेक्शन को मिला दो, वो डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर होगी। अब देखो ये तुम्हारे इसको कैसे बताती है कि ये कितने से डिफ्लेक्ट होगा। अब देखो अगर बेटा ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है बी, इसकी डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए, इफ बी इज वेरी लार्ज, बताओ अगर बी बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस है, तुमने कहीं अपने पार्टिकल को बेटा यहाँ से रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत लार्ज। देखो जैसे यहाँ बताया गया है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बी, क्या होगा लार्ज वैल्यू ऑफ बी के लिए बताओगे, न्यूक्लियस यहाँ है, गोल्ड न्यूक्लियस देखो जो मैंने ब्लू ब्लू किया है, ठीक है, और न्यूक्लियस यहाँ बैठा हुआ है, कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से भगा हुआ आ रहा है, देखो कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। अब ये बताओ क्या ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्या इतना फोर्स, कितना के पास फोर्स है, नहीं कर पाएगा ना भाई, नहीं कर पाएगा ना। गोल्ड न्यूक्लियस के तुम इतना दूर जा रहे हो कि गोल्ड न्यूक्लियस के पास कैसा साइन है, इसके पास भी प्लस चार्ज है, तुम्हारे अल्फा पार्टिकल पे भी प्लस चार्ज है, बट उसका प्लस चार्ज का एक फील्ड तो होगा, न्यूक्लियस के प्लस चार्ज का एक फील्ड तो होगा, जहां तक उसके फील्ड में आने वाली चीजों को वो इफेक्ट कर पाएगा, उससे बाहर वाली चीजों को तो इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वाले अल्फा पार्टिकल जिनका बी बहुत बड़ा होगा वो कैसे चले जाएंगे भाई, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब ये ऐसे ही चला जाएगा सीधा। तो इसका एंगल कितना डिफ्लेक्शन आया, थीटा 0 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अगर ये बी बहुत छोटा हो जाए, अगर ये बी बहुत छोटा हो जाए, मतलब ऐसे आसपास में से कोई पार्टिकल आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो यानी अगर बहुत क्लोज हो जाएगा कोई पार्टिकल तो क्या सफर करेगा, वो डिफ्लेक्शन सफर करेगा। बात समझ में आ गई? ओके। अगर बी की वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा बेटा, मतलब बी की वैल्यू 0 करने का मतलब है ये रहा तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का सेंटर, और इसी के सामने जस्ट सामने कौन भगा आ रहा है, अल्फा पार्टिकल, है ना, जस्ट इसके सामने। तो इसके सामने क्या होगा बेटा, ये अल्फा पार्टिकल कुछ आगे चलेगा, अल्फा पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, अल्फा पार्टिकल आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, मान लो इसका जो फील्ड है तुम्हारे न्यूक्लियस का, सपोज करो यहां तक है, ठीक है, तुम्हारा ये जो न्यूक्लियस है ये इतने फील्ड तक एक्ट कर रहा है। तो अभी देखो जब तक ये यहाँ पर पहुंचेगा ए पर, तब तक तो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आएगा जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, राइट, है ना भाई। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी ना जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, हाँ या ना, यस और नो।
वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना बेटा जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, कोई रिटार्डेशन नहीं होगी। अब देखो, जैसे ही तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसा, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होने शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी, क्योंकि ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अल्फा पार्टिकल पे, हाँ या ना भाई, ये खुद चार्ज पार्टिकल प्लस का है न्यूक्लियस, तो इस पे बाहर फेंकेगा इसको, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी समय के साथ, डिक्रीज होगी। और एक पॉइंट पे क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस चार्ज पार्टिकल की, अल्फा की, किसी एक पॉइंट पे। ये नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा, नहीं, इसी फील्ड में जो ये मैंने इतना डिस्टेंस बनाया ना, इसी के अंदर किसी एक पॉइंट पर तुम्हारे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी मोमेंटरली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से कहाँ आने लगेगी, वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ यस मैम। हाँ, तो इसी को बोलेंगे अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि जो ये अल्फा पार्टिकल भगा भगा आ रहा था, ये न्यूक्लियस है अंदर, ये मैंने इसकी फील्ड बनाई है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के कितनी दूरी पर, मान लो यहाँ पर आकर ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, मान लो ये न्यूक्लियस से कितना दूरी है, स्मॉल आर। जिस पॉइंट पर तुम्हारा अल्फा पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए, मतलब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? और ये आर जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो क्या लिख रहा है, देखो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकती हूँ? मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? mgh. ग्रेविटेशनल थोड़ी है, Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, Q2 बाय आर। K Q1 Q2 अपॉन R। बात समझ में आई? R ये वो डिस्टेंस है जहां पर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे। तो यहाँ पर ये D डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे ये वाली डिस्टेंस D हो गई, याद रखना न्यूक्लियस से डिस्टेंस ली है, ठीक है। तो ये R हो जाएगी D के बराबर। अब Q1 Q2 बता पाओगे क्या है? Q1 किसका चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का, और Q2 किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का। और यही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यही पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सारी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हुई। तो लिखोगे के Q1, अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, 2e। Q2 मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास मान लो तुम्हारे न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा, Z E। Z का मतलब क्या है कि आप कौन से न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, उसका एटॉमिक नंबर लिख लो। Z इज एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज। बात समझ में आई? अपॉन D। क्लियर है? तो ये क्या आ गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इक्वेशन लिखनी आई, यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, यही पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी चार्ज अल्फा की, कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फा की सारी काइनेटिक एनर्जी, यानी अल्फा जितनी वेलोसिटी से आ रहा था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, सारी किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल में। बात समझ आई? तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और उसी से आंसर निकाला है। क्लियर? अब ऑर्बिट, ऑर्बिट की बात करते हैं, ये यहाँ पे रहने दो। तो अगर इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए बात करी है कि मतलब हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लिखना है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे
न्यूक्लियस से r दूरी पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे भाई तुम? इस इलेक्ट्रॉन की k e, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसका चार्ज कितना होगा Ze अपॉन r, यही होगी पोटेंशियल एनर्जी k e Ze अपॉन r। बोलो हाँ या ना। माइनस का चार्ज क्या दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव का चार्ज क्या दिखा रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो माइनस ई लिखोगे। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव चार्ज क्या दिखाता है कि कैसी एनर्जी है, ये कैसा सिस्टम है, कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इनके बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये समझ में आ गया? बोलो भाई, बस ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ना। अगर कोई और किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल के बीच में कितनी एनर्जी होगी वो लिख सकते हो ना आप। के Q1 Q2 लगाना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दूसरा न्यूक्लियस का। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. अब देखो, अब मान लो तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है भाई, वो इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, एक ऑर्बिट में। बात समझ में आई? एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो बेटा किसी भी चार्ज को या किसी भी मास को अगर सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो कौन से फोर्स की आवश्यकता पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ या ना? सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। अब एक बार बताओ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स। यानी अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। भाई अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, चार्जेस की वजह से लगने वाला। तो यानी यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके बराबर कर दो? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F सेंट्रीपिटल के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, यानी इस ऑर्बिट और इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, देखो ये ऑर्बिटल डिस्टेंस है r, यहाँ लिखोगे आप r स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m v स्क्वायर अपॉन r। बात समझ में आई? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप? r निकाल सकते हो। ये कट गया, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। देखो ये जो q है ना, इसको e लिखा दिया इन्होंने, देखो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन का चार्ज e। Q2 यानी मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम का मान लो न्यूक्लियस का चार्ज लिखोगे आप Ze। तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है? 4 हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के पास तो एक प्रोटॉन ही होता है, तो Z1 4 हाइड्रोजन, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज E आया। तो यहाँ पे E इंटू ई यानी E स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर। R यहाँ पर है, तो R की वैल्यू क्या निकाल लोगे आप? V स्क्वायर को यहाँ ले आओ, R की वैल्यू देखो ये आ गई जो बॉक्स में बंद है, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर यहाँ आ जाएगा mv स्क्वायर। बोलो ठीक है, आ जाएगी ये R की वैल्यू। तो ये तुमने रेडियस निकाल ली, बट देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी भी अलग होगी, यानी हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अलग वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग आएगी। तो यहाँ से देखो क्या करोगे आप, तुमने अभी क्या निकाली थी? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिखा था। एक से, ओहो, तो हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया इसमें? तो अब ठीक है, हो गया स्टेबल।
अब मेरे पास यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाली तुमने, ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास। इस v स्क्वायर की वैल्यू को उठा के बेटा यहाँ रखो हाफ एम वी स्क्वायर में, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। देखो v स्क्वायर निकालो, इस v स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो r इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर का फॉर्मूला, e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई इंटू आर, यही हो जाएगा। बोलो v स्क्वायर उठा के रख दी यहाँ पे, देखो भाई v स्क्वायर इधर चला जाएगा ना बेटा, r नीचे आ जाएगा, तो बस यही चीज किया है। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, तो क्या फॉर्मूला आया देखो, एम ई से एम ई कट गया, 4 टू जा 8, तो कितना आया, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टू जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काइनेटिक एनर्जी ये निकाल ली तुमने, पोटेंशियल एनर्जी ये निकाल ली, अभी सिखाई थी पोटेंशियल एनर्जी ये रही और काइनेटिक एनर्जी ये रही, दोनों आ गई। ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, याद नहीं कर सकते तो कैसे निकाली है ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली है, सेंट्रीपिटल फोर्स से वेलोसिटी निकाल के, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर करके v स्क्वायर निकाली है, उसके बाद हमने हाफ एम वी स्क्वायर में रखा है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर हुआ, आसान था, कुछ नहीं करा, बराबर रखा है बस। बोलो इतना समझ आया है भाई, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रख दी यहाँ पे और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया, टोटल एनर्जी ये आ गई। अब देखो इसमें तुम्हें कुछ रिलेशन दिख रहा है तीनों में, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है टोटल एनर्जी के, देखो जरा, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव आई, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, साइन का ही तो फर्क है, यस और नो भाई। देखो काइनेटिक और टोटल एनर्जी में फर्क, सो गए क्या? भाई काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की कैसी है, बराबर है, और नेगेटिव साइन का फर्क है, यस और नो। Yes. देखो ये रहा ना नेगेटिव साइन, बाकी मेरे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है, दोगुना है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के। बोलो। Yes, ma'am. तो ये भी चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव। अब बात आई कि टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना क्या प्रूव कर रहा है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। तो ये बात क्या प्रूव कर रही है, ये बात ये प्रूव कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. करो इस क्वेश्चन को।
हो गया कुछ? कुछ बना? ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी तो निकालनी है। अगर 13.6 एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Calculate the orbital radius and velocity of this. तो टोटल एनर्जी निकाल लो, जितनी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड रहने के लिए वो जो टोटल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी सप्लाई कर दो तुम, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना एटम से। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, जो अभी निकाला था उसको किसके बराबर रख दो, जो तुम्हें एनर्जी दे दी इसने यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में करने के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखोगे तो ये जूल्स में आ जाएगी। तो यहाँ से आर आ गया आपके पास, ये आर आ गई। और अभी आर और वेलोसिटी में इक्वेशन निकाली थी हमने, एफ ई इक्वल्स टू एफ सी से एम वी स्केयर अपॉन आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना था, के Q1 Q2 बाय आर स्केयर। तो Q1 भी ई था और Q2 भी ई था, तो के ई स्केयर। अगर आपने यहाँ से आर निकाल लिया तो वेलोसिटी इस वाली इक्वेशन से नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो देखो ये वेलोसिटी है और ये रेडियस है। क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? तो ये सारी चीज जो लिखवाई है वो यहाँ एक शीट पे लिखी भी हुई है तुम्हारे से यहाँ पे। अरे ठीक है बेटा, अगला पढ़ो, अगला पढ़ाऊं। बहुत पॉस्टुलेट करें, बहुत पॉस्टुलेट्स। रुक जाओ, अभी बहुत पॉस्टुलेट्स करेंगे। सेकंड, लैपटॉप हैंग कर रहा है। एकदम से लैपटॉप बेटा बहुत हैंग कर रहा है।
बताओ बेटा, बोहर मॉडल क्या कहता है? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम्म। हाँ, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। सर्कुलर वाले तो अभी बता दिया। प्लैंक्स ने क्या बता इसने क्या बताया था बोहर ने? The stability मैम of electron. फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हम्म। हाँ, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और वो कौन सी ऑर्बिट्स होती हैं? मैम स्टेशनरी ऑर्बिट्स। हम्म, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। लैपटॉप सही चल रहा है तो पढ़ लेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? बोहर मॉडल पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो बोहर ने क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि जो आपने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है, घूमते घूमते इतना क्लोज आ जाएगा कि न्यूक्लियस उसको अपने से अट्रैक्ट कर लेगा और वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इन्होंने ये बोला कि देखो, जो आप ये लॉज लगा रहे हो ईएम वेव्स के, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, जो आप लॉ लगा रहे हो, ये क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल्स पे वर्क करती है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो आपने लगाया है फॉर द ईएम वेव्स, वो इसमें तो आप मत ही लगाइए, क्योंकि वो तो क्लासिकल फिजिक्स थी। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आकर फॉल हो जाए और एटम एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने ऐसा बोला। इसका रीजन दिया गया कि भाई ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पर थ्योरी वर्क नहीं करेंगी या। तो इन्होंने बोला कि देखो, ऐसे होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हर किसी ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं करेगा, हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऐसी ऑर्बिट्स होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की पाने की चांसेस होंगे वो कुछ ही ऑर्बिट्स में होंगे। और जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिट्स होंगी हमारी कैसी? स्टेबल ऑर्बिट्स, है ना। स्टेबल ऑर्बिट होंगी और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट विदाउट, कैसे घूमेगा? विदाउट इमिशन ऑफ एनी एनर्जी। लिखा हुआ है ना रेड कलर से कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ एनी रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अलग एनर्जी होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हर एक नई ऑर्बिट में जा रहा है तो उस हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी रहने वाली है फिक्स्ड रहेगी। ये इन्होंने बोला, अभी हम देखेंगे वो कैसे। सेकंड पॉस्टुलेट बताया कि वो कौन से ऐसे ऑर्बिट्स हैं भाई जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो ऑर्बिट्स भी तो बताओ। तो इन्होंने बोला कि ऐसे फिक्स्ड जो ऑर्बिट्स हैं वो वाले ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h is your Planck constant, 2 pi is any constant, n is what? नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हो। ठीक है, कौन सी ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ में आई? यस एंड मैम। एच अपॉन 2 पाई। ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कहीं पर तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम फ्रैक्शंस में आ रहा है तो समझ जाना वो ऑर्बिट अनस्टेबल है और वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा। किसके होना चाहिए? h अपॉन 2 पाई के। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम क्या है? r क्रॉस लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? r क्रॉस p मतलब लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसमें? जिस ऑर्बिट में आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब
इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इसकी रेडियस के कितना एंगल बनाएगी भाई, 90 डिग्री। यानी आर और वी, रेडियस और वेलोसिटी में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ऐसी पाएगी। तो यानी मैं अगर इसको लिखूं आर एम वी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा 90 बनेगा, तो साइन 91 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी आर। तो इस NH अपॉन 2 पाई को किसके बराबर रखा गया, एम वी आर के बराबर रखा गया। समझ में आई। तो एम वी आर इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। क्लियर हुआ। n इज इंटीजर, जिसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो, यही बोलेंगे इसको। तो क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। या तो h अपॉन 2 पाई होगा, n की वैल्यू क्या रखोगे, 2h अपॉन 2 पाई, या 3h अपॉन 2 पाई रहेगा। इसके बीच वाली जो वैल्यूज है वो सारी क्या है, फॉरबिडन। उन वाली स्टेट्स में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो यानी एंगुलर मोमेंटम भी कैसा है, क्वांटाइज्ड है। बात समझ में आई। क्लियर हुआ। ये दो समझ में आए, दो पॉस्टुलेट। यस मैम, यस मैम। थर्ड पॉस्टुलेट पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो मान लो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा ना, हाँ या ना। Yes, ग्राउंड ma'am. स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए मुझे उस इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी का मतलब है फोटोन, है ना। यहाँ पर हम लाइट एनर्जी की बात करेंगे, जिसकी भी बात करेंगे उसका मतलब फोटोन है। अब मेरे को अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में पहुंचाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक उस अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी स्टेट में है, अगर वो ग्राउंडेड स्टेट में आना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करेगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करेगा, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब फोटोन इमिट करेगा। अब जो ये फोटोन यहाँ से रिलीज होगा बेटा, इसके पास कितनी एनर्जी होगी बताओ। मान लो इनिशियली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है जिसकी एनर्जी 10 यूनिट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज करो। बेटा वो इस एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, इस वाली में, जिसकी एनर्जी सिर्फ कितनी है, मैं मान लेती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझ में आई। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी ना इसे भाई। अगर ये इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये तो ऑर्बिट है, और अभी तुमने क्या सुना था बोहर का पॉस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वो उसी एनर्जी को कैरी करेगा जो उस ऑर्बिट के पास होगी, पढ़ा है ना। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस पहली वाली से दूसरी में आना चाहता है, दूसरे में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरे में आने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है ना।
तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेगा, इमिट कर देगा। करेक्ट। इमिट कैसे करेगा, फोटोन में, यानी एक दो कितने भी फोटोन निकाल सकता है, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो, तभी तो वो इस नीचे वाली ऑर्बिट में आएगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन, अब सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाली ऑर्बिट में है, उसे ऊपर जाना है, तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये नीचे वाला 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो ऊपर जा पाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर सपोज करो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई फोटोन आती है और वो इस नीचे वाला जो तुम्हारा ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस पे आके पड़ता है, मान लो कोई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को कितना रिक्वायरमेंट है बेटा नीचे से ऊपर जाने में, 8। तो 7 वाले के साथ क्या होगा, क्या उसको तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, बताओ। हाँ, नहीं करेगा। नहीं करेगा, है ना। तो यही बताया है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक नई एनर्जी लेवल मिल जाए। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तो उसे कोई एनर्जी लेवल मिल ही नहीं रही। मान लो यहाँ बीच में कोई एक और एनर्जी लेवल है, सपोज 10 और 8 के बीच में कोई एक और एनर्जी लेवल है, मान लो 1, ये 2, सपोज करो ये 3, ऐसे मान लो। इस एनर्जी लेवल की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन नीचे है बेटा, या तो वो 5 पे जाएगा, या, हाँ बोलो बोलो बोलो, या तो इलेक्ट्रॉन 5 पे जाएगा, या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 10 वाले में जाएगा, थर्ड पे। ठीक है, तो या तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना कितना फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जिसका एनर्जी कितना होगा 8, या तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 5 में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 तो उसके पास खुद है, तो कितनी एनर्जी और लेगा, 3 लेगा ना सिर्फ, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऐसी एनर्जीज हैं जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एब्जॉर्ब करेगा। अगर इनके अलावा कोई भी फोटोन आके उस इलेक्ट्रॉन के पास इंसिडेंट होगा तो उसको तुम्हारा फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई, कुछ बात भेजे में जा रही है कि नहीं जा रही, नहीं, हाँ नहीं जा रही क्या कुछ बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या, हाँ भाई क्या है इसमें समझने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 एनर्जी स्टेट लेवल बनाए हैं। देखो ये एनर्जी लेवल है, मान लो पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, सपोज करवा रही हूँ, ये तीसरा। ठीक है भाई, जो सबसे नीचे होंगे इनके पास सबसे कम एनर्जी होगी ना इन वाले इलेक्ट्रॉन के पास। मान लो यहाँ पर जो ऑर्बिट है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी वाली में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड वाली में सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझ में आई। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो 1 वाले में इलेक्ट्रॉन है वो या तो 2 पे जा सकता है या 3 पे जा सकता है। इसके बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, इसके बीच वाले एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वही बोहर मॉडल है, वही समझा रहा है वो। तो इसका मतलब अगर 1 से 2 पे जाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई, इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायर्ड है। और अगर पहले से 3 पे जाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेंगे, उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। अदरवाइज कोई और फोटोन आ रहा है मान लो 4 का तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा, 7 का आ रहा है नहीं एब्जॉर्ब करेगा, 10 का आ रहा है तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सेलेक्टिव चीजें हैं, इसी को बोला है डिस्क्रीट वैल्यू। बात समझ आ रही। सिमिलरली तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो हाइयर में है, यहाँ पर 3 में, अब वो ट्रांजिशन करेगा हाइयर से लोअर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन है कि भाई अगर तुम एक वाले में आ रहे हो तो तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी होनी चाहिए, वरना हम नहीं अपनाएंगे तुम्हें। तो वो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्या करेगा भाई, 3 वाली में तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी को क्या कर देगा, इमिट कर देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इमिटेड फोटोन।
इमिटेड फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही बोला है कि जो इमिटेड फोटोन होगा उसकी एनर्जी, जिसे हम एच न्यू लिखेंगे, किसके बराबर होगी भाई? इनिशियली कितनी एनर्जी थी, फाइनली कौन सी एनर्जी स्टेट में जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ बात पल्ले पड़ रही है? हैं? Yes, ma'am. तो ये थे बोहर के 3 पोस्टुलेट्स, ठीक है, जो एनर्जी ट्रांजिशन की बातें करता है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। C वाला. C1, C option. C, B हो जाएगा? Yes, ma'am. तो देखो, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, फ्रैक्शंस में आंसर आएगा तो नहीं चलेगा, है ना। तो यानी यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये किसी ना किसी का एंगुलर मोमेंटम फिर भी बन सकता है, बी वाला। बट डी वाला देखो भाई, 5/2 यानी इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शन आ गया, तो डी वाला एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी ऑर्बिटल शेल भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से निकालते हैं हम। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, तो तुम शायद अच्छे से बता पाओगे। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4 होते हैं ना, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम वाला क्वांटम नंबर होता है, एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है और एक मैग्नेटिक स्पिन होता है। याद है कि भूल गए? केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री भूल गए तुम लोग? खुशबू मैम को बताऊंगी अभी। ठीक है, तो बाकी का हम लोग अगली क्लास, अरे यार, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर किसी को डाउट है कहीं पर भी तो पूछ लो। आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? सब आता है? चलो ठीक है, देन एवरीवन बाय, गुड नाइट।